आइए दोस्तों, मेरा नाम अमित चौधरी है और आज हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल के क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू वॉच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस एवर मेड एंड दिस इज बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर and the speech is named as I Have a Dream, and this is one of the classic speeches, and once you have gone through all these speeches you will understand all the words, phrases, idioms used in it. So I'll be telling you around 100 words, its sino, its application, and you will be very comfortable in applying these words once you have gone through my lecture. So ये speeches बहुत important तरीका है इंग्लिश को सीखने का, कम्युनिकेशन को सीखने का और वर्ड्स को सीखने का। तो लीजिए शुरू करते हैं और बीच बीच में मैं इसको फ्रीज करता रहूँगा और आपको मतलब बताता रहूँगा। So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. So he is talking about an American dream. He is talking about a dream where there will be a society which will treat everyone equally. So he is talking about a very egalitarian society जहाँ पर कि लोग एक जैसे हों, जिसको अमेरिका हमेशा से जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Now see this phrase, right? यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग बोल रहे हैं कि एक दिन अमेरिका जो है वो जागेगा एंड लिव आउट। लिव आउट फ्रेज एक इसे फ्रेजल वर्ब कहेंगे। तो लिव आउट का मतलब क्या होता है? लिव आउट जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब है टू लीव आउटसाइड, टू लिव आउटसाइड वंस नॉर्मल स्पेस। यानी जब आप अपनी नॉर्मल जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ जीने की कोशिश करते हैं, आप जिस डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, जो आपकी दैनिक जिंदगी है, जब उसको छोड़कर आप बाहर निकलते हैं तो उसे लिव आउट कहा जाता है, राइट? इसी तरह एक फ्रेजल वर्ब लिव से बनता है लिव डाउन। जब आप लिव डाउन की बात कर रहे हैं तो इसमें आप किसी शेम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि टू रिड्यूस द शेम। आपने कोई गलत काम किया है और आप अब उस पर शर्मिंदगी जताने की जगह बहाना बना रहे हैं, किसी तरीके से अपने को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लिव डाउन कहते हैं। एक और फ्रेजल वर्ब इसी तरीके से है जो होता है लिव इट अप। लिव इट अप का मतलब होता है टू बी इन अ फेस्टिव मूड, टू बी इन अ फेस्टिव मूड, यानी कि एक ऐसा मूड में होना जिसमें कि आप बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करते हैं, एंजॉय करते हैं, जिंदगी जीते हैं। और एक फ्रेजल वर्ब ऐसा ही होता है जिसको हम कहते हैं लिव अप टू। इसका मतलब होता है मैच करना। जैसे हम बोलते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों के जो संस्कार मिले हैं उसको लिव अप टू करना है, मतलब उसको मैच करना है, मतलब हमें भी वैसी ही ज़िंदगी बितानी है जैसे हमारे बुजुर्ग एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी उम्मीद है कि एक दिन अमेरिका जागेगा और जो इसकी नॉर्मल ज़िंदगी है, जो अमेरिका हमेशा से पैसे कमाने, इंडस्ट्रीज़ में बिजी रहता है, ये इससे बाहर निकलेगा और इसको अपने क्रीड का, यहाँ पर एक वर्ड देखिएगा जो यूज हो रहा है क्रीड। तो आप लिखते जाएंगे साथ साथ ये सारी चीज़ें जो मैं बताता जा रहा हूँ। क्रीड एक्चुअली एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम को कहते हैं। तो आप क्रीड का मतलब बोल सकते हैं बिलीफ सिस्टम।
यानी कि जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन के होते हैं या एक पर्टिकुलर मान्यता के होते हैं, वो लोग जिस बिलीफ सिस्टम को मानते हैं उसको हम लोग क्रीड कहते हैं। इसको आप सेक्ट भी बोल सकते हैं, इसका एक साइनो सेक्ट होगा, या फिर आप इसको डॉक्ट्रिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डॉक्ट्रिन मतलब एक तरह की विचारधारा होती है। तो ये सारे साइनो वर्ड हैं जिसको आपको साथ साथ नोट कर लेना चाहिए। तो यह मार्टिन लूथर किंग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन अमेरिका अपनी नॉर्मल जिंदगी से बाहर निकलेगा और वो असली अर्थों में जो इस क्रीड का जो मीनिंग है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से एक ऐसी सोसाइटी के रूप में अपने को प्रेजेंट करता आया है। अगर आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे भी लिखा हुआ है कि जितने लोग दुनिया भर में दबे कुचले हैं वो अमेरिका आ सकते हैं और ये उसको अपनी एक ज़मीन देता है। तो अमेरिका हमेशा से बाहर के लोगों को आकर्षित करते रहा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना गया है। तो इसीलिए बोला गया क्रीड को यूज़ किया गया है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको हम पूरा करेंगे। ये मार्टिन लूथर किंग इस स्पीच में बोल रहे हैं। We hold these truths to be self-evident that all men are created. Now he is saying, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एज एन अमेरिकन कल्चर इस बात को सच मानते हैं हम लोग, अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं या शायद किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बोल रहे हैं कि ये सेल्फ एविडेंट है। इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है प्रूवन, something which is assumed, something which is taken for granted, something which doesn't require any further proof or argument, something which is an hypothetical statement, something which is an assumption, something which you already consider truth, right? तो बोल रहे हैं कि हम लोग सच मानते हैं और ये सेल्फ एविडेंट है, मतलब ये बहुत एपरेंट है, प्रत्यक्ष है, ऑब्वियस है, आप बोल सकते हैं, पाल्पेबल है। ये सारे चीज आप इस तरह जो चीज दिख रहा है, झलक रहा है, जिसके बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं है, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम लोग इन सच को मानते हैं। और ये सेल्फ एविडेंट है कि सारे इंसान जो हैं उनको इक्वली क्रिएट किया गया है, वो बराबर का अधिकार रखते हैं, राइट? Created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. सो व्हाट इज सेइंग कि आई हैव अ ड्रीम कि एक दिन जो पहले के जो फार्मर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन लोगों के जो हैव नॉट्स हैं, जिन्हें हैव नॉट्स कहा जाता है, गरीब लोग, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, इसके बच्चे एक दिन एक साथ मिलेंगे और एक साथ बैठेंगे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब ऑब्वियसली भाईचारा, यानी कि अगर आप ब्रदरहुड का साइनो लिखें तो एक साइनो कंपेनियनशिप भी होगा। कंपेनियनशिप का मतलब भी होता है, या फिर आप कैमरेडरी बोल सकते हैं ब्रदरहुड का साइनो। राइट? ये हमेशा एक दोस्ताना को दिखाता है, एक कैमरेडरी को दिखाता है, एक फ्रेटर्निटी को दिखाता है। राइट? एक ग्रुप को दिखाता है, एक बॉन्डिंग को दिखाता है। इसको हम और भी एक वर्ड बोल सकते हैं, बॉनहोमी। राइट? ये सारे वर्ड्स जो हैं वो दोस्ती को दिखाने की कोशिश करते हैं। और एक खास वर्ड मैं आपको याद करने को बोलूंगा, कॉट्रे।
इसका मतलब भी होता है एक तरह का दोस्ती, यानी जब बहुत सारे लोग एक कोठरी में बैठे हैं तो वो दोस्त होंगे। उसी तरह से याद कर लो कि कोठरी मतलब होता है एक बॉनहोमी, यानी कि एक ब्रदरहुड, यानी कि कैमरेडरी, यानी कि एक फ्रेटर्निटी। तो राइट, ये बोलने की कोशिश करें कि सारे पुराने जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो एक जगह पे जमा होंगे। आप इन वर्ड्स को नोट कर रहे हैं? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with, यहां बोल रहे हैं इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी अ स्टेट स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग मतलब होता है बिल्कुल ड्रेंच्ड। स्वेल्टरिंग मतलब जब आप पसीने में भीगे हुए होते हैं तो उसको स्वेल्टरिंग बोला जाता है। और बोल रहा है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह जो कि बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ है, बिल्कुल ह्यूमिड है। स्वेल्टरिंग का मतलब ह्यूमिड है, जो पसीने से भीगा हुआ है, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की तपन से जो बिल्कुल लथपथ हो चुका है। the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed. एक वर्ड यूज किया गया है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, यानी किसी को आप डोमिनेट करते हैं, किसी के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप जब किसी के साथ अत्याचार करते हैं तो उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा रेगिस्तान है जो पसीने से लथपथ है, कैसे गर्मी से तप रहा है, इनजस्टिस, अन्याय की गर्मी से, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब बिल्कुल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा एक ओएसिस ऑफ फ्रीडम में। ओएसिस वर्ड जनरली रेगिस्तान में एक फर्टाइल एरिया होता है। ये एक फर्टाइल एरिया होता है जहां पर आपको कुछ ग्रीनरी दिखाई देता है। इसके लिए एक खास वर्ड मैं आपको याद करने को बोलूंगा ओएसिस का साइनों के रूप में, एंड दैट्स हेवन। सो दिस इज नॉट हेवन, HEAVN इसका स्पेलिंग नहीं है, वो तो स्वर्ग होता है। दिस इज हेवन, इसका मतलब होता है रिफ्यूज, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कि आप छुपने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप आसरा लेने की कोशिश करते हैं, जहां पर कि आप किसी तरह का जो आपका लास्ट रिसॉर्ट होता है। तो बोलने की कोशिश है कि मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा स्टेट जो है, जो इनजस्टिस, अन्याय की गर्मी से झुलस रहा है, वो एक ऐसे खुशगवार, ऐसे ग्रीन इलाके में कन्वर्ट हो जाएगा जहां फ्रीडम होगा, आज़ादी होगा और जस्टिस होगा, माने न्याय होगा। Formed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे एक दिन एक ऐसे राज्य में रहेंगे जहां उनकी पहचान उनके कलर से, उनके जाति, उनके धर्म से नहीं होगी, उनके कंटेंट से होगा, उस तत्व से होगा, उस ज्ञान से होगा जो उनके दिमाग में भरा हुआ है। यानी जब लोगों की पहचान उनके ज्ञान से होगी, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे होगा, ना कि उनके कलर ऑफ स्किन से होगा। और जब आप कलर ऑफ स्किन से किसी की पहचान करते हैं तो उस प्रोसेस को अपार्थीड बोला जाता है, क्योंकि अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद। तो इस शब्द का मतलब है रंग भेद। और जब आप इस तरह के रंग भेद को करने की कोशिश करते हैं तो आप एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लोगों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह का प्रिजुडिशियल माइंडसेट है, प्रिजुडिशियस है। तो अगर आप बोलिएगा प्रिजुडिस्ड माइंडसेट, तो प्रिजुडिस्ड पर्सन भी वही इंसान होता है जो लोगों के साथ भेदभाव करने की कोशिश करता है। एक बहुत ही क्लासिक स्पीच है,
तो मैं स्पीच आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वर्ड्स तो हमें पता चल रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पीच को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें डेमोक्रेसी का एसेंस दिखाई देगा। I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with एक its बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर आया है, मैं आपको बोलूंगा उसको गौर करें। एक वर्ड आया है विशियस रेसिस्ट। विशियस इसका मतलब होता है पॉइजनस। जो भी चीज जहरीला होता है, हार्मफुल होता है, निमेसिस होता है, उसको हम लोग विशियस बोलते हैं। यानी कि ये ऐसी चीजें होती हैं जो जहरीली होती हैं, राइट, पॉइजनस होती हैं, वेनमस होती हैं। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक होती हैं। और इसने एक वर्ड यूज किया है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करे, यानी एक ऐसा अच्छा, कुछ और वर्ड याद कर लीजिए विशियस के जैसा। पहले इसका साइनो याद कर लीजिए विशियस का। तो विशियस का एक साइनो मैलिशियस, नेमेसिस। आप इसके लिए कुछ और वर्ड्स, विशियस के लिए एक वर्ड हो सकता है सैवेज, फाउल। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल, ये सारे वर्ड्स हैं जो विशियस के साइनों में ही यूज होता है। प्रोफ्लिगेट भी एक वर्ड है, सॉरी प्रोफ्लिगेट, ये हटा दे रहा हूं मैं, एक वर्ड और, प्रोफ्लिगेट। इसका मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा कोई चीज जो खतरनाक हो, पॉइजनस हो, राइट। ही इज यूजिंग अनदर वर्ड विशियस रेसिस्ट। ही इज सेइंग कि हमें इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना है जो रेसिस्ट हैं। रेसिस्ट यानी कि जो रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। रेस का क्या मतलब होता है? रेस का मतलब प्रजाति होती है। तो कोई आपसे इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि आप हिंदी बोलते हैं, या आप इंग्लिश बोलते हैं, या आप तमिल बोलते हैं। कोई आपसे डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कर सकता है कि आपके पास मे बी आजकल तो डिस्क्रिमिनेशन इंटरनेट कनेक्शन पे भी हो सकता है, किसी के पास कितना जीबी है। सो वी आर सेइंग वी फाइंड डिफरेंट मोड्स टू डिफरेंशिएट पीपल, राइट। तो रेसिस्ट इज अ पर्सन हु इज शॉविनिस्ट। अब ये शॉविनिस्ट वर्ड कहाँ से आया है? शॉविनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो हिटलर की तरह होता है। हिटलर का क्या कहना था कि जर्मन के लोग, जो आर्य लोग हैं, वो सबसे पावरफुल ब्रीड हैं और जो जीव हैं उनको जीने का हक नहीं है। तो इस तरह की हिटलरवादी मानसिकता, जिसमें कि आप अपने किसी भी पहचान को सबसे महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, उसको शॉविनिस्ट बोला जाता है, रेसिस्ट बोला जाता है, प्रिजुडिशियल बोला जाता है, एंटी सेमेटिक। मैं एक वर्ड चाहूंगा कि एक वर्ड इसको याद कर लीजिए। एंटी सेमेटिक कौन होता है? एंटी सेमेटिक प्राइमरली जो हिटलर का कॉन्सेप्ट था कि जीव के खिलाफ जो वो बात करते थे, वो बोलते थे कि जीव जो है वो शैतान है, और ये इस तरह की जो बातें होती हैं, एंटी जीव बातें। लेकिन इसको यूज किया जाता है जब आप किसी भी जाति धर्म के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो उसको रेसिस्ट या एंटी सेमेटिक या शॉविनिस्ट बोला जा सकता है। इसको शॉविनिस्ट पढ़ेंगे, राइट। ये वर्ड्स आप नोट कर चुके होंगे। देखिए यहां पर इन्होंने दो वर्ड यूज किया है। इन्होंने बोला है कि एक तो हमें उन रेसिस्ट का सामना करना है, और ये अपने स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जहां बोल रहे हैं कि जो गवर्नर है, हैविंग हिज लिप्स ड्रिपिंग, उसके ओठों से चू रहा है, बह रहा है। क्या बह रहा है? विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, यानी कि जब आपके काम में इंटरफेयर करने की कोशिश की जाती है
तो उसको इंटरपोजिशन बोला जाता है। यानी कि जब कोई दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम इंटरपोजिशन बोलते हैं। तो वहाँ की सरकार इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। एंड नलिफिकेशन, नलिफिकेशन खास तौर पर यूज़ किया जाता है जब यूएस में गवर्नमेंट किसी रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करती है और बोलती है कि मैं असमर्थ हूँ इस रूल को इम्प्लीमेंट करने में, तो उस प्रोसेस को नलिफिकेशन कहा जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं फेलियर ऑफ अ स्टेट टू एड इन द फेडरल लॉ। तो ये फेलियर ऑफ द स्टेट कहलाता है। फेलियर, और खास तौर पे यूएस गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, द फेलियर ऑफ द स्टेट। जब स्टेट फेल कर जाती है, यानी वो बोलती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे चीज को नलिफिकेशन बोला जाता है। राइट, नलिफिकेशन का स्पेलिंग क्या है? NULLIFICATION, दिस इज नलिफिकेशन। और इंटरपोजिशन का मतलब क्या हुआ? इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, दखलंदाजी करना। तो बोल रही है जो हमारी सरकार है वो हमेशा दखलंदाजी कर रही है, और जो हमारी सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में अपनी हार मान चुकी है। Position and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. मेरा एक सपना है कि एक दिन जितने काले लड़के और लड़कियां हैं वो उन गोरे लड़के और लड़कियों के साथ हाथ मिलाएंगे, मतलब बिना शरीर के रंग को देखे, उस डिफरेंशिएशन के बिना लोग एक दूसरे से, बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे और खेलेंगे। मेरा एक सपना है कि एक दिन सारी वैली, जितनी घाटियां हैं, वो एक्सल्टेड हो जाएंगी। एक्सॉल्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सॉल्टेड का मतलब होता है, एक वर्ड साइनो याद रखना, लॉफ्टी। एक्सॉल्टेड का मतलब लॉफ्टी, यानी एस्पिरेशनल, यानी कि हाई। यानी इसका कहना है एक दिन जो घाटियां हैं, जो जमीन में धसी हुई जगह हैं, वो आसमान को छूने लगेंगी, यानी चीजें बदल जाएंगी। तो वो उसकी बात कर रहा है, एक्सॉल्टेड होने की बात कर रहा है, यानी कि जो नीचे की जमीन है वो ऊपर चली जाएगी। Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the और जो पहाड़ है वो जमीन में आ जाएंगे, और जो रफ जमीन है वो प्लेन हो जाएगी। ये सारा परिवर्तन आएगा। एंड द क्रूकेड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट। और जो क्रूकेड प्लेसेस हैं, जो प्लेसेस, जो ढकी छुपी प्लेसेस हैं, जो रफ प्लेसेस हैं, जो ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो सारी जगह स्ट्रेट हो जाएंगी, मतलब लोग वहां जा पाएंगे। मतलब ये एक मानवता के फैलाव के बारे में ही टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी वेयर पीपल विल बी एबल टू एक्सेस दोज थिंग्स विच वर इनिशियली आउट ऑफ रीच। सो इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी डेमोक्रेटिक सेटअप। crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. और बोलने की कोशिश है कि जो भगवान की ग्लोरी है वो ऑल फ्लैश में, मतलब सारे लोगों को दिखने लगेगा। This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair. He is saying we will be able to hew out. यहां पर ये एक फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं, hew out. hew out का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिराइव करते हैं या किसी चीज को बुनते हैं, तो ये कहने का इनका मतलब है कि जो डिस्पेयर का माउंटेन है, यानी कि जो निराशा, डिस्पेयर मतलब यहां पर होपलेसनेस हुआ, तो जो होपलेसनेस का माउंटेन है उससे हम ह्यू आउट कर लेंगे, मतलब कार्व कर लेंगे। कार्व का मतलब होता है किसी चीज को तराशना। तो हम एक बार पहाड़ से तराश कर, और वो पहाड़ किस चीज का है? निराशा का, डिस्पेयर, डिप्रेशन। डिस्पेयर मतलब डिप्रेशन। ये जो निराशा का पहाड़ है, इससे हम निकालेंगे एक आशा का पत्थर, यानी कि एक आशा का बुत बनाएंगे, कि आशा की मूर्ति बनाएंगे इस निराशा के पहाड़ से।
a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation. Now he's saying the jangling discord of our nation. Jangling means होता है irritating, something which is irritating. Jangling जो यहाँ word आया है, JANGLING, इसका मतलब है irritating. तो ये जो jangling, irritating, जो डिस्कम्फर्ट वाली जो चीज़ है, जो हार्श, कभी कभी जैंगलिंग को हार्श साउंड के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऐसी साउंड जो कानों में चुभे. तो ही इज ट्राइंग टू से कि जो भी जैंगलिंग डिस्कॉर्ड है, और डिस्कॉर्ड मतलब वैमनस्यता होता है, मतलब कि एक तरह का क्लैश होता है या फ्रिक्शन होता है. क्लैश होता है या इसका मतलब फ्रिक्शन होता है. दुश्मनी, जो दो लोगों के बीच जो दुश्मनी होती है, या इसको डिजोनेंस आप बोल सकते हैं. डिजोनेंस का मतलब एक तरह का जो तनाव होता है. तो इन कहने की कोशिश कर रहे हैं ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि जो जैंगलिंग यानी कि जो तीखी आवाज़ वाला जो दुश्मनी है, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा. अच्छा, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि ये सारी चीज़ जो बदलेगी, ये एक ब्यूटीफुल सिम्फनी बन जाएगी. सिम्फनी मतलब ऑर्केस्ट्रा, मतलब जो हम लोगों के बीच जो झगड़ा चल रहा है, ये एक ऑर्केस्ट्रा में बदल जाएगा, एक रिदम में बदल जाएगा, एक म्यूज़िक में बदल जाएगा, एक कोऑर्डिनेटेड म्यूज़िक में बदल जाएगा. यानी हम लोग अपनी अपनी बात को कह भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे. और डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि बात को कहना और सुनना. We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. So this is one of the greatest speeches that we have seen, and this speech actually reveals the true essence of democracy, the dream of a leader to change a country, and it shows the dream of a single person is powerful enough to change the entire setup, the entire environment. And this is Martin Luther King for you, and we will go on revealing more speeches to you, and you will be learning new interesting words with sino and phrases and idioms. So keep watching all the communication videos. Thank you. See you.